হ্যালো দাদা অ্যান্ড দেয়ার দাদিস, আমার नाम আছে प्रभास। আমি পড়াচ্ছি वेक्टर एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी उपलब्ध कर लिए थे अपने लिए। टीएनवी कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी स्टोरी सीख चुके थे, स्पेस कर्व, फिर सरफेस, वो सब चीज़ हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिए थे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री नाम का एक टॉपिक था, उसी का एप्लीकेशन था सेरेट, फ्रेनेट सेरेट थ्योरम वगैरह। मैकेनिक्स पढ़े ना, पढ़े ही होगे, पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टैटिक्स डायनामिक्स में, और एक और कोर्स है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। कहीं ना कहीं नाम तो सुने होगा मैकेनिक्स, उसमें हम इसका एप्लीकेशन घुसाएंगे। कैसे? पहले तो ये जानो मैकेनिक्स क्या होता है। अरे सबको पता है क्या होता है। इट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग द कर्व्स अलोंग दो दबा लिख दिया। It includes a study of motion of the particles along curves, this study being known as kinematics। देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग मैकेनिक्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। दो अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन देखो। पहले तो हम बोलेंगे स्टैटिक्स, STATICS स्टैटिक्स, फिर बोलेंगे डायनामिक्स। अब इस डायनामिक्स को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक बोलेंगे काइनेटिक्स, फिर बोलेंगे काइनेमैटिक्स। क्या अंतर है दोनों में? स्टैटिक्स मतलब जब चीजें स्टेशनरी होंगी, रुकी हुई होंगी, कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा, तब वो चीज हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। जब मोशन हो रहा होगा तब पढ़ते हैं हम लोग डायनामिक्स में। मोशन में पढ़ने के लिए मोशन का क्या कॉज है उस पे अगर हम लोग बात करें, मतलब फोर्सेस वगैरह, कॉज ऑफ मोशन, तब वो कहला जाएगा काइनेटिक्स। और हमको कॉज से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ मोशन पढ़ना है, तब वो कहलाएगा आपका काइनेमैटिक्स। समझ में आया? तो ये क्लासिफिकेशन है इस तरह से। परफेक्ट। तो काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स वगैरह वो सारी चीजें। अब यहाँ पे मोशन अगर आप करा रहे हो और साथ ही साथ आपको फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको फोर्स से भी लेना देना हो, तो दोनों केसेस में चाहे आप मोशन किसी भी एंगल से देख रहे हो, चाहे कॉजेज ऑफ मोशन वाला चीज देख रहे हो, चाहे विदाउट कॉजेज ऑफ मोशन वाला देख रहे हो, आपका पार्टिकल तो कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करेगा ना, करेगा ट्रैवल। तो मैंने माना इसको अपना एक पार्टिकल। तो क्योंकि एक पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है, तो ट्रैवल करते हुए अगर हम उस पॉइंट का लोकस बनाने लगे, तब क्या बनेगा? एक कर्व बन सकता है। तो यही कर्व है हमारा क्या? स्पेस कर्व। स्पेस कर्व। अब क्योंकि ये स्पेस कर्व आ ही चुका है, तो क्यों ना हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को भी घुसा दे इसमें। आराम से घुसा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारा जो वेक्टर कैलकुलस का रूल्स था डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, वो सब यहां पे भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, उसका हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मैकेनिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कंसिडर्ड इन डायनामिक्स। हम लोग फोर्सेस का स्टडी करना है अपन को, है ना। डायनामिक्स के अंदर कोई भी मोशन हो रहा है। फंडामेंटल टू दिस स्टडी इज न्यूटन्स फेमस लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फेमस लॉ बोलते हैं। मतलब न्यूटन्स का फेमस लॉ है, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कंसिडर्ड इन डायनामिक्स। सो फंडामेंटल टू दिस स्टडी इज न्यूटन्स फेमस लॉ विच स्टेट्स दैट if F is the net force acting on an object of mass m moving with a velocity v, तब उस केस में क्या बोलोगे? F is equal to d by dt of mv। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जहां पे v क्या है तुम्हारा? v को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। mv को मल्टीप्लाई करोगे तब ये कहला जाएगा क्या? मोमेंटम। ये कहलाएगा मोमेंटम, होता है ना, जिसको हम लोग p से शो करते हैं। तो बस वही एप्लीकेशन है जो कैलकुलस में आपने एप्लीकेशन में नॉर्मल जो चीज किया है, वही चीज आप इसमें अप्लाई कर दे रहे हो। क्या कंसिडर कर दे रहे हो? ये सबको आप वेक्टर्स, ये सब तो है ना, वेक्टर्स ही है ना। तो वेक्टर है,
ये आपका वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो आप इसको वेक्टर फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हो, वेक्टर भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी, वो डिपेंड करता है आपका एनालिसिस किस बेसिस पे है। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बहुत पॉपुलर इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये वाला रहा। अब मैंने कुछ कुछ बोल्ड करके दिखाया। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बता दिया कि यहाँ पे हमारा नोटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस 3 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि ये जो फोर्स है ये तो मुझे पता है कि ये एक वेक्टर है, राइट। अगर ये वेक्टर है तो इसको हम लोग बोल्ड में दिखा सकते हैं, या फिर F लिखा और इसके माथे पे एरो दे सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली सिर्फ F लिखेंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है ना कि जैसे किताब है तो किताब में तो कुछ भी दिया जा सकता है, आप उसमें अच्छे से नोटेशन दे सकते हो, उसको अच्छे से आप बोल्ड वगैरह सब कर सकते हो। तो किताब में जनरली बोल्ड लेटर्स में दिया रहता है, लेकिन आप कितना बार बार बोल्ड करोगे उसको, तो हम लोग नॉर्मली बोल्ड F को F ही कंसिडर करेंगे। अगर आपको एरो देने का मन है तो आप एरो दे सकते हैं, नहीं देने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज कहां से आया? ये सारी चीजें, ये सब आया है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री से। समझ में आया? एक्चुअली आपको ये चीज पता था, बस मैंने आपको एक टच दे दिया कि ये जो चीज आप कर रहे हो इसमें, ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी एनालिसिस का भी आप इंप्लीमेंटेशन इस वाले कॉन्सेप्ट में कर सकते हो। एक्चुअली हर चीज में आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हो, ठीक है। जो आपके डिफरेंशियल ज्योमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको खाली इनवैलिड ना हो जाए। जहां जहां वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वैलिड रहेंगे, आप वहां वहां डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस लगा सकते हो। समझ में आ गया? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। यहां से कहानी वेक्टर कैलकुलस की अलग होगी और साथ ही साथ खूबसूरत होगी, क्योंकि इसमें नोटेशंस वगैरह काफी अलग अलग टाइप के आएंगे। और अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। अगर आपने फंडामेंटल से काफी अच्छे तरीके से सीखेगा तो यकीनन बहुत ही मजा आएगा आपको वेक्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, बहुत ही स्पेशल सिंबल है जिसका नाम है नेबला। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे? नेबला। और ये क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका मतलब ये होता है, उल्टा ट्रायंगल लिखा है ना, उल्टा ट्रायंगल जो लिखा है इसका मतलब है डो डो एक्स लिखेंगे आई कैप देंगे, डो डो वाई जे कैप, डो डो जेड के कैप। ठीक, आप आई जे के इसको आप राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आई जे के को इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है लिखना, इसलिए मैं ये यूज करूंगा। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो आप ये यूज करें, दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही सही है। 3 टॉपिक्स इसमें आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। एक एक करके सीखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड। जैसे मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बताता हूं कि डायमेंशंस का कोई बाउंडेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनगिनत डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल अपने कोर्सेस में 3 डायमेंशन तक मैक्सिमम पहुंचेंगे, उससे ज्यादा डायमेंशंस तक नहीं पहुंचेंगे। लीनियर अलजेब्रा में हो सकता है कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम्स रहे जिसमें 4-5 डायमेंशंस वाले वेक्टर के टर्म्स में दे दें, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे 3D ज्योमेट्री हो गया या कैलकुलस हो गया, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 3 डायमेंशन तक ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने को। तो यहां पे एक कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये बताइए कैसा फंक्शन है, किस फील्ड का फंक्शन होगा, कौन से मैदान का फंक्शन होगा? 2 मैदान के बारे में मैंने आपसे बात की थी। पहला स्केलर फील्ड, दूसरा वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड में जो सारे फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फील्ड फंक्शन। वेक्टर फील्ड में जो सारे फंक्शंस होते हैं उसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, वेक्टर फील्ड फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि फाई है, तो फाई का नोटेशन हम लोग जनरली स्केलर के लिए यूज करते हैं। तो फाई ऑफ अंदर में क्या दिख रहा है? एक्स वाई जेड। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वेरिएबल भी होगा, वाई वेरिएबल भी होगा, जेड वेरिएबल भी होगा। तो ये फाई वाला जो फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, ये डिफाइंड है। डिफाइंड कहने का मतलब क्या सर? देखिए, डिफाइंड और अनडिफाइंड फंक्शन ये आप कैलकुलस या प्री कैलकुलस से आप जानते हैं कि जैसे मान लो 1/x लिखा मैंने, हम क्या बोलेंगे? सर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो समझ में आया ना, फंक्शन डिफाइंड और अनडिफाइंड कब होता है? ठीक है,
तो कोई डिफाइंड फंक्शन है मेरे पास, कौन सा? स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। डिफाइंड भी होना चाहिए और साथ ही साथ कैसा भी होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। किस पॉइंट पे? एक्स वाई जेड, किसी भी एक स्पेस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है आपका, किसी भी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब आप उसका डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो। अगर आप डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो या फिर डिफरेंशिएबल है, तो बाय डिफॉल्ट तो हम बोल ही सकते हैं कि वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं प्री कैलकुलस में, नॉर्मल कैलकुलस में और वेक्टर कैलकुलस के स्टार्टिंग लेक्चर में कि हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एक स्केलर फंक्शन मैंने माना एक्स वाई जेड वेरिएबल का, इसको बोला कि ये फंक्शन डिफाइंड है और किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस। मतलब कोई स्पेस है, उस स्पेस के थोड़ा सा कोई किसी भी रीजन में वो डिफाइंड है। अब देखिए, ये डिफाइंड कहने का ये सेंस इसलिए बोला गया है इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, इसलिए बोला गया है क्योंकि हो सकता है कि वो फंक्शन सिर्फ इसी रीजन में डिफाइंड हो, इससे बाहर जब जाए तो वो डिफाइंड ही ना हो। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आता है ना डोमेन और कोडोमेन वगैरह, वो सारी चीजों का। अब ये थोड़ी है कि सारा फंक्शन पूरा अनगिनत स्पेस में डिफाइंड हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए कुछ रीजन या स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करने पड़ते हैं, हमें बताना पड़ता है कि अच्छा इसका कोडोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, इसके रेंज ये है। इसीलिए डोमेन, कोडोमेन और वो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दी जाती है, ताकि आपको अभी और लेटर स्टेजेस पे आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया ना? तो हम लोग तो फंक्शंस वगैरह इतने डिटेल से पढ़े हैं, तो वो सब चीज में तो हम लोग फंस ही नहीं सकते, काफी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नो प्रॉब्लम। लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, दैट इज फाई डिफाइंस अ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड। तो दूसरे शब्दों में ये बता रहा है कि फाई जो है ना, वो एक डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड को डिफाइन कर रहा है। मतलब मान लीजिए एक स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड है, उसमें कुछ रीजन आपके डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं, कुछ रीजन आपके डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकते हैं। किसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएबल होना? वैसे चीजों को बोलेंगे डिफरेंशिएबल होना जिसका आप डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो, मतलब रेट ऑफ चेंज आप निकाल पा रहे हो। अगर आप रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल पा रहे या डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग फाई को डिफरेंशिएबल फंक्शन ही ट्रीट कर रहे हैं। शॉर्ट में, सिंपल शॉर्ट सटीक में ये कहना चाह रहा है कि फाई जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बस। नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा तो फिर बात ही क्या है, तो फिर बात नहीं कर सकते फिर। इसलिए फाई को डिफरेंशिएबल होना आवश्यक है। अगर फाई डिफरेंशिएबल है तब इसमें हम एक ऑपरेटर लगाते हैं। कौन सा ऑपरेटर? इस वाले ऑपरेटर को बोलते हैं डेल ऑपरेटर या फिर नेबला। ये जो है ना नेबला, उल्टा ट्रायंगल, ये वाला ऑपरेटर लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं? उसी स्केलर फंक्शन पे ये ऑपरेटर लगा देते हैं। किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब भी आप किसी भी स्केलर फंक्शन के साथ नेबला ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड में लगा देते हो, तब इस चीज को बोल देते हो कि ये है ग्रेडियंट। किसका? इस स्केलर फंक्शन का। तो ग्रेडियंट हम लोग किसका निकालते हैं? हमेशा ग्रेडियंट हम लोग किसी भी स्केलर फंक्शन का निकालते हैं। समझ में आ गया? क्या लाइन सीखा आपने कि ग्रेडियंट जो निकलता है वो हमेशा और हमेशा किसी भी स्केलर फंक्शन का निकलता है। ठीक है ना? तो यहां पे रहा, देखिए ग्रेड ऑफ फाइव, इसको लिखने का तरीका क्या है? आप या तो पूरा बोल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ फाइव, या तो आप बोल सकते हो नेबला फाइव, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेड फाइव। ठीक है? तो अभी मैंने नेबला ऑपरेटर को फाइव में लगाया है, तो क्या बना मेरा? नेबला फाइव। यहां पे देखो नेबला के लिए क्या लिखेंगे? आई कैप डोडो एक्स, जे कैप डोडो वाई, के कैप डोडो जेड। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। फाइव को राइट हैंड साइड में लगा दिया। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये तो हम सीखे हैं कि ये वाला चीज फाइव के साथ आ जाएगा, प्लस ये वाला चीज फाइव के साथ आ जाएगा, प्लस ये वाला चीज फाइव के साथ आ गया। देखो इसको इस पे लगाया तो क्या बना? आई कैप डोडो एक्स। इसको लगा दिया फाइव के साथ तो क्या बना? आई कैप डोडो वाई। इस चीज को लगा दिया फाइव के साथ तो क्या बना? के कैप डोडो जेड। समझ में आया ना? सिंपल है। ये फाइव को अंदर घुसा दो ना, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सबके साथ पेयर बना करके वो फाइंड कर लेगा नेबला फाइव। ठीक है? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं
ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या ग्रेड फाई या नेबुला फाई। तो यहां पे जो नेबुला फाई है ना, ये क्या डिफाइन करता है? ये ऑब्वियसली ये क्या डिफाइन करेगा? ये तो एक वेक्टर फील्ड डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेड निकालते हैं या नेबुला निकालते हैं, नेबुला फाई निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? ये क्या मिला? ये तो हमको मिला एक वेक्टर मिला ना। तो इसलिए क्या याद रखना है कि जब भी ग्रेडियंट निकालेंगे ना, तो ये हमको वेक्टर देगा। कॉमन सेंस है, वेक्टर ही मिलेगा हमको। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ नेबुला फाई इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। अब देखो, यूनिट वेक्टर को हम 3 तरीके से लिखे हैं। किताब में आपको बोल्ड करके ए लिखता है, मैं और या तो इसको ए के ऊपर कैप देता है या सिंपल ए लिख देता है। ठीक है, तो चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, बात बराबर है। अगर ये यूज कर रहे हो तो आप मेंशन कर देना कि दिस इज व्हाट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, so component of nebula phi in the direction of unit vector is given by this। अब ये जो वेक्टर है, तो मैंने आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ाया था कि नहीं? वेक्टर का कंपोनेंट निकालने भी सिखाया था। कोई एक आपका वेक्टर, अगर सपोज आर वेक्टर इधर है, तो उसका कंपोनेंट हम लोग एक्स पे निकालते हैं, वाई पे निकालते हैं, जेड पे निकालते हैं। लेकिन यह क्या जरूरी है कि आप हमेशा एक्स, वाई और जेड पे ही निकालें? नहीं, आप किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। क्या बोले? किसी भी वेक्टर का किसी भी कंपोनेंट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस नेबुला फाई का कंपोनेंट किसी भी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में निकालोगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप या यूनिट वेक्टर। अगर इसका कंपोनेंट पी वेक्टर में निकालोगे या पी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालोगे, तब क्या बोलेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। अगर इस ग्रेड फाई का कंपोनेंट आप जेड वेक्टर पे निकालोगे, तब आप बोलोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 इन द डायरेक्शन ऑफ जेड वेक्टर। बस जिस भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है, उसके साथ क्या करना होता है? एक डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। आपको नेबुला फाई का कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर के साथ, तो आप इसका डॉट कर दीजिए ना, बस। तो ये जो आपने यूनिट वेक्टर के साथ डॉट किया है, इसी को नाम दिया गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायरेक्शन ही मेंशन नहीं करेगा, तो किसके लिए, किसके कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसलिए ये चीज आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये क्या सिग्निफाई करता है? इसका सिग्निफिकेंस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई मतलब आपका जो स्केलर फंक्शन है किस रेट से चेंज कर रहा है इस डायरेक्शन में। फिर से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, फाई जो है स्केलर फंक्शन किस रेट से बदल रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है, किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर ए पे। ठीक है, तो इसमें 2 चीज सीखे। पहला तो नेबुला का सिग्निफिकेंस सीखे कि नेबुला क्या होता है, ठीक। दूसरा ग्रेड फाई सीखे कैसे निकालते हैं, बस इसको लगा देते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन पे। और तीसरा चीज सीख लिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी स्केलर फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? नोट करिए। अब हम लोग सीखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस सीखने के लिए हमको एक वेक्टर फील्ड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए लेट v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप बी डिफाइंड। ये भी उसी तरह से डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है सारे पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। कहने का मतलब कि v जो है वो डिफाइन कर रहा है एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड को, जैसे पहले एक स्केलर डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड को था, उसी तरह से यहाँ डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर रहा है। परफेक्ट। तो इसका डाइवर्जेंस अब आप जब निकालोगे तो उसको आप लिखोगे नेबुला डॉट फाई से, सॉरी नेबुला डॉट वी से, नेबुला डॉट वी लिखोगे, यहां पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी। कैसे, क्या होता है इसका मतलब? नेबुला डॉट वी कहने का मतलब है पहले आप नेबुला लिखेंगे, फिर डॉट देंगे, फिर वी लिखेंगे। नेबुला का मतलब आई कैप डोडो एक्स, जे कैप डोडो वाई, के कैप डोडो जेड, डॉट दीजिए, वी के बदले लिखिए v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो आप निकालना जानते हैं, आई आई जे जे के 1 होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? डोडो एक्स ऑफ v1, डोडो वाई ऑफ v2, डोडो जेड ऑफ v3
हो गया ना। ये किसके तरह एनालॉगस है, वो इसके तरह एनालॉगस है। जैसे किसी भी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो आप क्या करते थे, ए वेक्टर अगर a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप है, बी वेक्टर अगर b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, तो a डॉट b करेंगे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है ना। और ये i j j k ये सारे तो 1 हो जाएंगे। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूं, प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, सर आपने ए लिखा है मतलब ये क्या है, अरे ये वेक्टर ही है। नोटेशन 3 तरीके से बताया ना, एक बोल्ड में लिख सकते हो, एक नॉर्मल माथे पे एरो दे सकते हो, हम नॉर्मली लिखे हैं। यहाँ पे इसको देखो ना, इस इधर क्या है आई जे के, मतलब तो जाहिर सी बात है ये तो वेक्टर ही होना है इसको, तो कितना बार बार बोल्ड दिखाएंगे, माथे पे एरो दिखाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, नेबुला डॉट फाई बराबर नहीं होता आपके वी डॉट नेबुला के। कैसे, क्योंकि याद रखिएगा नेबुला क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर जैसे कहने का सेंस, जैसे मान लो डो डो एक्स है ना, ये क्या है, ऑपरेटर है। इसको आप किसी फंक्शन पे अगर हम बताएं कि इस फंक्शन पे आप डो डो एक्स को लगाते हो, इस वाले ऑपरेटर को, ये डो डो एक्स या डाबा बाय डाबा एक्स, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, इसको आप फंक्शन पे लगाते हो। हम अगर बोलें ठीक है चलो हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और इधर डो डो एक्स लिखेंगे, ये कोई सेंस बनाता है क्या, ये दिस इज सेंसलेस, ये मीनिंगलेस। मतलब क्या है, डो डो एक्स मतलब आप डेरिवेटिव ले रहे हो ना, किसका ले रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जिसका लेते हैं उसको इधर रखते हैं ना। तो ये कहने का क्या मतलब है, पहले आप वी वेक्टर ले लो और उसके बाद फिर नेबुला लगा दो, तो देखो क्या हो जाएगा। ये पहले हम वी वेक्टर लिख लेते हैं, v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप, ये पहले लिखा अकॉर्डिंग टू दिस। डॉट लेना है किसके साथ में, नेबुला के साथ में, तो i कैप डो डो x प्लस j कैप डो डो y प्लस k कैप डो डो z। अगर हम बोले कि ठीक है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तुम बोलोगे सर ये कर देंगे, i 1 हो जाएगा और ये v1 डो डो x प्लस v2 डो डो y प्लस v3 डो डो z। क्या ये इसके बराबर है, अरे नहीं, कैसे बराबर है, तुमको v1 को तो इधर डालना था ना, इसको इधर डालना था, इसको इधर डालना था, ये तो नहीं डाल रहे हो फिर, इसीलिए नेबुला डॉट v इज नॉट इक्वल टू v डॉट नेबुला। समझ में आया आपको ग्रेडियंट काफी अच्छे से समझ में आया, आपको डाइवर्जेंस भी काफी अच्छे से समझ आया। अब आखिरी चीज है हमारा कर्ल, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट करिए इसको। अब आखिरी टॉपिक है हमारा कर्ल। कर्ल देखिए, इफ v ऑफ एक्स वाई जेड इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड देन द कर्ल और रोटेशन, कर्ल का मतलब रोटेट करा देना, कर्ल और रोटेशन ऑफ v रिटन एज नेबुला क्रॉस v, या फिर इसको पढ़ते हैं कर्ल v या फिर रॉट v, इज डिफाइंड बाय नेबुला क्रॉस v इज इक्वल टू, आपको इसके और इसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। नेबुला जानते हैं ना क्या होता है, आई कैप डो डो एक्स, जे कैप डो डो वाई, के कैप डो डो जेड, क्रॉस के बदले क्रॉस और वी के बदले आप लिखोगे पूरा वेक्टर का एक्सपेंशन फॉर्म, v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट लिखाना सिखाए थे, दो वेक्टर के बीच में कैसे लेते हैं, आपको आई जे के ऊपर में लिखना रहता है, फिर पहले ये और उसके बाद फिर बाद में इसका कॉम्पोनेंट्स लिखना रहता है, बस आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो ऑपरेटर्स है ना, डो डो एक्स, डो डो वाई, डो डो जेड, ये सारे ऑपरेटर्स हैं और ये सब पहले आने चाहिए, है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो v1 लिख दिया फिर डो डो एक्स, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। आपको पहले ये लिखना पड़ेगा फिर इधर लिखना पड़ेगा, आपको डो डो वाई लिखना होगा फिर v2 लिखना होगा, आपको डो डो जेड लिखना होगा फिर v3 लिखना होगा। तो ये सारी चीजें आपकी वैलिड है, ना कि उल्टा वैलिड है, ठीक है। फिर बात आती है फॉर्मूलाज इन्वॉल्विंग v। आप इसको 5 स्टार दीजिए, 100 स्टार दीजिए, 1000 स्टार्स दीजिए, जितना स्टार्स आपको देना है दे दीजिए। फॉर्मूलाज के बिना आपका ये वाला चैप्टर नहीं बनेगा, आपको ये पूरा फॉर्मूलाज काफी अच्छे से इसको नोट करके रखना है और याद भी करना है। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, किताब में भी दिया रहता है तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे फिलहाल, अभी और बचे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, इसको रट जाना है, खा जाना है, पी जाना है, पचा जाना है एज इट इज, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, और बाय चांस अगर आपको कोई भी डाउट लगे, मैच ना कर रहा हो या किताब में, तो मेरे को करेक्ट करा दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट वाला जो चीज है आपका नेबुला स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग लैप्लेसियन ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है नेबुला स्क्वायर।
नेबुला का मतलब क्या होता था, सिर्फ ये होता था, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो I1 JJ1 KK1 हो जाएगा ना, और ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका नाम दिया गया है लैप्लेसियन ऑपरेटर। नेबुला को नेबुला ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये आपके बाकी बचे हुए आपके 3 फॉर्मूलाज 9 तक तो लिखे ना, तो 10 11 12 ये लिखो। इस दोनों का ये बहुत जनरली बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो इसको याद रखने का तरीका कैसे पढ़ो, कर्ल ग्रेड फाई 0, कर्ल ग्रेड फाई 0, और इसको पढ़ोगे डाइवर्जेंस कर्ल ए 0, डाइवर्जेंस कर्ल ए 0। समरी देखिए, और ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला समरी एक बार देख लेते हैं। कर्ल ग्रेड फाई मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का अभी जो हम लोग सीखे 3 चीज सीखे। पहला ग्रेडियंट निकालना, दूसरा डाइवर्जेंस निकालना, और फिर कर्ल निकालना। कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं, 2 सिंबल सीखे, एक तो नेबुला, इसको पढ़ते हैं हम लोग नेबुला, इसका मतलब क्या होता है, आई कैप डोडो एक्स, जे कैप डोडो वाई, के कैप डोडो जेड। दूसरा सिंबल हम लोग सीखे नेबुला स्क्वायर, जिसका हम लोग पढ़ते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। नेबुला स्क्वायर का मतलब डो 2 बाय डो x2, डो 2 बाय डो y2, डो 2 बाय डो z2। परफेक्ट। ग्रेडियंट जब निकालना रहता है तो हम लोग सिर्फ नेबुला फाई कर देते हैं। ग्रेडियंट किसका निकलता है, ये हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है। मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, आप समझ जाइए, स्केलर फंक्शन का निकलता है। डाइवर्जेंस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, नेबुला डॉट कोई भी वेक्टर, सपोज मान लीजिए एक वेक्टर है v, ठीक है, एक वेक्टर है v, तो ये किसका निकलता है हमेशा, ये हमेशा वेक्टर का निकलता है, ठीक है। कर्ल किसका निकालेंगे, ये भी हमेशा वेक्टर का ही निकालेंगे। समझ में आया? तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसको क्या शो करते हैं, नेबुला क्रॉस v, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेडियंट क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, ये बताता है हमारा किस रेट से चेंज कर रही है चीजें, ठीक है। कर्ल क्या बताता है, ये हमारा डायरेक्शन बता देता है, ठीक। फिर ये जो है आपका, जब ग्रेडियंट निकालेंगे किसी भी स्केलर फंक्शन का तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ये आपको वेक्टर मिलेगा, सीखे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही के साथ आई जे के है, यहाँ पे लगा दोगे तो डेरिवेटिव निकाल के आई जे के रहेगा ही उसमें, तो ये आपका वेक्टर रहेगा, ठीक है। कर्ल जो है, ये जो आप फाइंड करोगे तो इसमें भी तो आपको आउटपुट में क्या रहेगा, क्योंकि आपको तो डिटर्मिनेंट आई जे के टर्म्स में लिखना है, तो आउटपुट में ये भी आपको वेक्टर ही मिलेगा। डाइवर्जेंस जब निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट किसी भी चीज का, जैसे यहां पे मान लो v है तुम्हारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो नेबुला आई कैप डोडो एक्स, जे कैप डोडो वाई, के कैप डोडो जेड। लगा दो इस पे, पहले क्या लिखोगे, v डॉट लिखोगे नेबुला या नेबुला डॉट, क्योंकि पता है हमको ये सारे ऑपरेटर्स को पहले रखना होता है, तो आई जे जे के ये सारे तो 1 बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका आपको मिलेगा आउटपुट में आपको स्केलर। इससे हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट से सीखे थे। अगर किसी भी चीज का आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करोगे, इसका कंपोनेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो किसके साथ में, जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, बस उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराना रहता है। बात रही डाइवर्जेंस की, तो इसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस अगले लेक्चर में देखेंगे। आपके लिए टास्क है, थोड़ा सा गूगल करें,
और ये आपका होमवर्क है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट है, ये बताता है आपको बेसिकली रेट ऑफ चेंज, कि ठीक है कि कोई भी कर्व है या सरफेस है वो कैसे चेंज कर रहा है। कर्ल क्या बताता है, रोटेशन, कैसे वो चीजें रोटेट कर रही हैं। आपका ये टास्क है कि आप डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा खुद से सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे, क्योंकि ये इन्वॉल्व करना जरूरी है ना। अगर मैं सिर्फ वन वे अगर मैं पढ़ाता चले जाऊं और आप कुछ रिस्पॉन्स ना दें, इसलिए मेरे को ये थोड़ा छोटा मोटा टास्क डालना जरूरी है ताकि आप भी इन्वॉल्व हो और मेरे साथ इन्वॉल्व होकर के कमेंट करें। तो अच्छा ना, मतलब अरे इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जानोगे पहचानोगे, थोड़ा सा बातचीत करोगे तो इससे बहुत दिमाग खुलेगा, कांटेक्ट बढ़ेंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे, है कि नहीं। हेल्दी रिलेशंस रहना चाहिए ना टीचर स्टूडेंट्स का। तो इसलिए आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, मैंने इसमें से 2 फिजिकल सिग्निफिकेंस बताए, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, बेहतरीन सा, कॉम्प्लिकेटेड है, इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है इनवेरिएंस। उसको भी बहुत टाइम लेकर के सीखेंगे, क्योंकि इनवेरिएंस जनरली होता क्या कि इनवेरिएंस कोई भी किताब में आप देख लीजिए काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया रहता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। और अगर आप उसको आप अच्छे से नहीं सीखेंगे, अपने नस और खून में नहीं बसाएंगे, तो फिर उसके प्रॉब्लम्स में फंसेंगे, आप बिल्कुल फंसेंगे। और हम नहीं चाहते कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किसी भी चीज में फंस जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक